नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज देश में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, यानी कि लगातार हम जिस तरीके से पीएफआई के ऊपर बहस कर रहे थे इसी 5 बजे के डिबेट शो में इंडिया के सवाल में, और लगातार सवाल पूछ रहे थे कि आखिर सरकार पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगाती। तो आज वो दिन आ गया है जब आज पूर्णतः लेकिन 5 साल के लिए इस सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है। तो आज डिबेट इसी खबर पर करेंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई, जिसकी गतिविधियों पर केंद्र सरकार की कई दिनों से नजर थी। मोदी सरकार भारत विरोधी गतिविधियों कट्टरवाद के खिलाफ कैसे निपटती है, इसी का एक नमूना जो है वो फिर देखने को मिला है। पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के बाद 5 साल के लिए इस संस्था को बैन कर दिया गया है। टेरर लिंक और टेरर फंडिंग के सबूत मिलने के बाद सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया है। पीएफआई के बैन के फौरन बाद सियासी बवाल भी खड़ा हो गया है। लालू प्रसाद यादव यानी कि राजद के दिग्गज लालू प्रसाद यादव समेत कई विपक्ष के नेताओं ने आरएसएस को बैन करने की मांग कर रहे हैं, मगर सवाल यहाँ यह है कि आरएसएस के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले। तो इस तरह के सवाल उठाकर बवाल क्यों काटा जा रहा है। इधर भाजपा के लोगों का कहना है कि आखिर आतंकवादियों से विपक्षों को इतना प्यार क्यों है, क्यों लगातार वो ये कहते हैं किसी भी बड़े टेररिस्ट संगठन को अगर बैन किया जाता है तो लगातार कहते हैं कि ये बैन क्यों नहीं हुआ, यही बैन क्यों हो रहा है। तो उनका अपना पक्ष है। अगर सरकार कोई अच्छा काम करती है तो उसकी सराहना होनी चाहिए, ये सरकार का कहना है। बता दें कि कल हमने इंडिया का सवाल में ये मुद्दा उठाया था और सरकार से पूछा था कि आखिर वो कौन सी रुकावटें हैं जो उनको बैन करने की कार्रवाई करने से रोक रही है और आखिर क्यों इस संगठन से सख्ती से नहीं निपटा जा रहा। हमारे इन सवालों के लिए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि सरकार ने एक्शन लेते हुए संगठन पर 5 साल का बैन लगा दिया है। लेकिन अब हमारा सवाल यह है कि 5 साल का ही बैन आखिर क्यों, इससे ज्यादा साल का क्यों नहीं। जब संगठन के खिलाफ इतने सबूत मिल गए हैं तो आईएसआईएस तक के पीएफआई के तार जुड़ गए, तो इसे हमेशा के लिए क्यों नहीं बैन किया गया। इन सब पर सवालों के जवाब हम लेंगे आज अपने शो में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट दिखाएंगे कल रात से लेकर अभी तक में क्या कुछ अपडेट्स है, क्या कुछ हुआ है पीएफआई को लेकर, उसके बाद विपक्षों ने क्या कुछ कहा है। उसके बाद आपको लिए चलकर डिबेट में मेहमानों से मिलाएंगे, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। पीएफआई के तरह जितने भी संगठन है इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो कहते हैं कि केरला आतंकवाद का अड्डा है। देश की सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं करने वाली मोदी सरकार फुल एक्शन में है। टेरर फंडिंग, भारत विरोधी गतिविधि और कट्टरवाद के खिलाफ मोदी सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार ने पीएफआई को गैर कानूनी संगठन घोषित करते हुए इसे 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। गृह मंत्रालय की तरफ से इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। कनेक्शन की खबर सरकार को पहले से ही थी। इसी सिलसिले में 22 और 27 सितंबर को एनआईए ईडी के साथ राज्य पुलिस ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। पहले राउंड की छापेमारी में पीएफआई से जुड़े 106 वर्कर्स गिरफ्तार हुए, तो दूसरे राउंड की छापेमारी में करीब 250 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। छापेमारी के बाद सरकार को पीएफआई के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले, जिसके बाद गृह मंत्रालय एक्शन में आया। मैं मानता हूं कि बाह्य सुरक्षा के लिए जो आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक की थी, राज्य की आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये आंतरिक सर्जिकल स्ट्राइक। पीएफआई के दफ्तरों और इनके नेताओं के ठिकानों को खंगाला गया। देश विरोधी गतिविधियों के सबूत जुटाए गए।
कई वर्कर्स की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद कार्रवाई करते हुए यूएपीए के तहत इस पर बैन लगाने का ऐलान हुआ। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को गैरकानूनी संगठन घोषित किया। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया, सरकार ने पीएफआई की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए देश हित में ये फैसला लिया है। संगठन से जुड़ी 8 और 9 शाखाओं पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि पीएफआई पर हुए 5 साल के बैन के बाद देश में सियासत शुरू हो गई है। पीएफआई अगर इतनी खौफनाक खतरनाक संगठन है तो अभी तक पाबंदी क्यों नहीं लगाई थी आपने? क्यों उस पीएफआई को आपने खुला छोड़ दिया था? और पीएफआई का कोई भी ऐसा वाकया हमारे सामने नहीं आया जिस पे सवाल या निशान लगाया जा सके। हमारी सरकार केरला में लगातार इनके ऊपर नियंत्रण रख रही है और इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं, और उसके बावजूद जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो कहते हैं कि केरला आतंकवाद का अड्डा है। इस एक्शन पर कुछ नेता राजनीति करने से नहीं चूके। लालू प्रसाद यादव समेत कुछ नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएफआई की तरह आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। तो सपा सांसद शफीकुर रहमान ने पीएफआई पर बैन को गलत बताया। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाई है। RSS and PFI both are equal, so government should ban both. Why only PFI? RSS also doing the majority communalism. So wherever majority communalism is there, RSS is spreading, then the minority communalism also naturally coming up. So ultimately both communalism is dangerous. Majority communalism and minority communalism is dangerous for the country. पीएफआई एक ऐसा संगठन रहा है जिस पर आतंकी कई घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। इस दौरान कई कार्यकर्ता पकड़े भी गए, जिनके पास से कई दस्तावेज मिले, जिनमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जिक्र था। इस नए भारत के मुल्क में किसी भी देशद्रोही गतिविधियों को बढ़ावा कतई नहीं मिल सकता। उन पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। जो सरकार का ये जो प्रतिबंध लगाने का फैसला है, यह फैसला ये सुनिश्चित करता है कि इस भारत के भूमि पर आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे। देश को हिंसा और दंगों में झोंकने का एजेंडा लेकर पीएफआई की एंटी इंडिया ब्रिगेड काम कर रही थी, लेकिन ऑपरेशन ऑक्टोपस ने उसका हर मंसूबा फेल कर दिया। पीएफआई पर बैन के फैसले का कई लोगों ने स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट देखी। हमने आपको दिखाया कैसे आज टेरर पर गाज गिरी है, कैसे पीएफआई नाम के संगठन को देश में 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया है। लेकिन राजनीति भी अपने चरम पर है और राजनीति पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो इसी पर आज हम बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं एक बार आपसे मिलवा देती हूँ। हमारे साथ राजेंद्र कुमार हैं, पूर्व निदेशक हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। कुंतल कृष्ण हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस। कुंतल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। संतोष रंजन राय हैं, नेता हैं भाजपा के, आपका भी स्वागत है संतोष रंजन राय जी न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। मोहम्मद इमरान सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद इमरान साहब। ऐसे में जो मेरा सबसे पहला सवाल है, वो सबसे पहले सवाल मेरा पूर्व निदेशक हैं आईबी से राजेंद्र कुमार जी। सर, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल है राजेंद्र जी कि जिस तरीके से पीएफआई पे गाज गिरी है ये सराहनीय है, लेकिन 5 साल के लिए क्यों सर? और क्या विकल्प हो सकता था जिसके जरिए संगठन पर पूर्णतः बैन लगाया जा सकता था? देखिए, जो कानूनी प्रोविजन है उसमें 5 साल का ही बैन लग सकता है। एक बार उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी प्रोविजन है, तो इसलिए 5 साल का ही बैन लगाया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मैं आपकी रिपोर्ट्स देख रहा था, तो उसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पीएफआई की एक्टिविटीज से कोई भी गवर्नमेंट, इससे ये गवर्नमेंट, इससे पहले वाली गवर्नमेंट अनभिज्ञ थी। इनफैक्ट अगर आप पुराने रिकॉर्ड खंगालेंगे तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्टें अगर देखेंगे
तो कांग्रेस के रिजीम में भी 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14 उसमें पीएफआई के बारे में उतनी रिपोर्ट है। आज तक किसी मिनिस्टर ने उस टाइम पे तो किसी को नहीं, उन एजेंसियों को नहीं बोला कि तुम ये गलत रिपोर्टिंग कर रहे हो। वो जानते हैं पीएफआई बड़ी शांत और शुद्ध ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है इट इज ए प्योर पॉलिटिकल ड्रामा एंड आई विल से दैट आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ आरएसएस बट आई विल से दैट दिस इज ए biggest kind of treachery with the country. If somebody say equate RSS with the PFI, RSS में आज तक किसी ने किसका बम फटवाए, किसी को मरवाया है? आपकी आवाज ना बहुत क्लियर नहीं है राजेंद्र साहब, एक बार अगर माइक आप लेके अगर इत्मीनान से जरा बताएं तो फिर हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए जरा आसान हो जाएगा आपकी बातों को समझ पाना। मेरा कहना ये है, हाँ, देखिए जो पीएफआई और आरएसएस जो है उसको कंपेयर नहीं करा जा सकता। हाँ, जो लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं वो देश के साथ ट्रेचरी कर रहे हैं। अच्छा, जो भी है, क्योंकि इसके बारे में आरएसएस जो है, मैं आरएसएस का ना सपोर्टर हूँ ना सदस्य हूँ, ना मैं कभी आरएसएस के साथ एसोसिएटेड रहा। इनफैक्ट मेरी आरएसएस के बारे में जानकारी भी जो है पहली बात होती है वो जब मैं सुरक्षा एजेंसियों में, नहीं, लेकिन कंपेयर किया जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि अगर पीएफआई बैन किया गया तो आरएसएस क्यों नहीं। आप सही हैं, आप बिल्कुल सही हैं, सही कह रहे हैं। नहीं, आरएसएस ने कौन सा ऐसा काम कर दिया देश के विरुद्ध? और ये क्या रेडिकल इस्लामिस्ट को जो वर्ल्ड में नोन है, कोई इंडिया ही नहीं कहता है, सिर्फ भारत सरकार ही नहीं कहती, प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं कहती, पहली गवर्नमेंट नहीं कहती थी। तो जब ये कहते थे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक रेडिकलिज्म, इस्लामिक टेररिज्म सब सरकारें कहती रही हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि साहब इनको इक्वेट कर दो किनके साथ? आरएसएस उनकी आइडियोलॉजी पता है इनको, जो आपके पास बैठे होंगे उनको पीएफआई की असली आइडियोलॉजी पता है, वो किस फर्क के साथ है। मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमान बुरे हैं, मैं तो ये भी कहता हूँ कि मुसलमानों में 99% अच्छे हैं, मगर 1% लोग जो ये ठीक आए है। हैं। सर, मैं आपके पास आती हूँ, हमारे साथ तीन मेहमान और हैं, एक बार उनसे भी हम उनकी राय जान लेते हैं, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है, उसी सवाल पे मैं एक और सवाल लेना चाहूँगी। कुंतल कृष्ण हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के हमारे साथ। आपने सुना हमारे पूर्व आईबी के अधिकारी हैं राजेंद्र कुमार साहब, उन्होंने कहा कि जो लोग जो विपक्ष में हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर पीएफआई पे बैन लगा है तो आरएसएस पे बैन क्यों नहीं। तो ये उनकी राय है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आरएसएस पे क्यों बैन लगाया जाए। मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि आरएसएस ने ऐसा कुछ किया हो, लेकिन रेडिकल इस्लाम की अगर बात आती है, अगर रेडिकल इस्लामिक कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, रेडिकल इस्लाम की हम बात करते हैं, तो उसमें ये जिस तरीके से ये फैसला लिया गया, ये बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। कुंतल कृष्ण साहब, और मोटिव पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर पीएफआई किस मोटिव से बना था, उनका मोटिव कुछ अलग है। ठीक है, कुंतल कृष्ण साहब। जी, राजेंद्र सिंह जी के अपने विचार होंगे, मैं उनकी उम्र का भी लिहाज करता हूं और उनके विचारों की स्वतंत्रता पे भी मैं सवाल नहीं उठाना चाहूंगा, पर मैं उनसे सहमत नहीं हूं। ठीक है, बताइए, अपनी बात रखिए। भारत की सरकार ये बात कहती है कि कोई भी संगठन जो कि धार्मिक उन्माद फैलाएगा उससे हम नहीं चलने देंगे, तो फिर भारत की सरकार इस बात को कहते समय बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक धार्मिक उन्माद में फर्क क्यों करने लगती है? किसी भी संगठन से, जिस संगठन से हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, उसे आप बैन करें, उसे खत्म करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि हर चीज में राजनीति, हर चीज को राजनीतिक पहलू से देखना, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में आप क्यों फर्क करने लग जाते हैं? सवाल इस बात का है, अगर आप सरकार चला रहे हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा का मसला है और देश की आंतरिक सुरक्षा के मसले पे और आप अपनी तकरीर में कह देते हैं साहब 5 साल का बैन, आपने जो सवाल उठाया, अगर पीएफआई इतनी खतरनाक है देश के लिए तो 5 साल का बैन क्यों? और जहां तक बात है रूल बुक्स की, तो इस सरकार ने बहुत सारे रूल्स को अमेंड किया है, ये कहते हुए कि देश के लिए जरूरी है। तो फिर इस बार ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो आप रूल बुक्स का हवाला देने लग गए? प्रीति जी,
हमारी परेशानी या हमारा ऑब्जेक्शन इस बात से नहीं है कि आप किसी एक संगठन को बैन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी संगठन जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए या देश की बाह्य सुरक्षा से जुड़ा कोई भी मसला है, उस पे हमारा आपको पूरा सपोर्ट है। परंतु हर चीज में अगर आप राजनीति करने लग जाएंगे, हर चीज को राजनीतिक तराजू से तौलने लग जाएंगे, तो उस वक्त हम आपका विरोध करेंगे, क्योंकि ये देश, इस देश का संविधान कहता है कि ये देश सेकुलर है। भाजपा के भी हैं हमारे साथ, उनकी बातों को भी रख लेते हैं, सुन लेते हैं। उसके बाद हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके पास चलेंगे। उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ेंगे। संतोष रंजन राय हमारे साथ भाजपा के नेता हैं। आपने कुंतल कृष्ण को भी सुना, आपने हमारे पूर्व IB के जो अधिकारी हैं, निदेशक रहे, उनको भी आपने सुना। ऐसे में कुंतल जी का कहना है कि आपने जिस तरीके से PFI पे बैन लगाया वो ठीक है, लेकिन ये जो पूरी लड़ाई है इसको फिर अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक क्यों बना देते हैं। उनका कहना है कि ये कौन गारंटी देगा, आपने 5 साल के लिए बैन लगाया, अगर PFI इतना ही गलत है और इतनी ही आपको लग रहा है कि इससे देश की सुरक्षा में प्रॉब्लम थी, तो 5 ही साल क्यों, इसको हमेशा के लिए देश में बैन कर दिया जाता। प्रीति जी, पहले तो हम प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहेंगे कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद, साधुवाद, जितनी धन्यवाद दिया जाए देश की जनता के लिए उतना अच्छा है। और ये हर चीजों को कुंतल जी का काम है, या इनकी जो फ्लॉप पार्टी है उसका काम रह गया है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में ले जाना। देश हित में यह फैसला है, इसलिए इसको स्वीकार कीजिए, नहीं तो और आप नीचे जाने वाले हैं। आप लोग को कोई साथ नहीं देने वाला है। पहले अपने नेतृत्व को मजबूत कर लीजिए। आपकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है देश में, इसलिए हम कह रहे हैं, बार बार आप लोग से कहेंगे, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि इसका मतलब अगर PFI के समर्थन में बोलते हैं तो आप भी देशद्रोही हैं, आप पर भी मुकदमा होना चाहिए। और जहां तक रही बात 5 साल की, अभी तो शुरुआत हुआ है, शुरुआत अभी हुआ है, तब तो ये लोग सब जितने देशद्रोही हैं सब बिलबिलाने लगे। हम आपसे कहेंगे प्रीति जी कि आगे समय है, समय का इंतजार करना चाहिए। 5 ही साल क्यों? और रही बात संतोष जी, 5 ही साल क्यों? 5 ही साल क्यों? संतोष जी, 5 ही साल क्यों? इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि आप अपने अलावा सबको देशद्रोही कह सके। आप अपने आप को देशभक्त होने का मत सर्टिफिकेट। देशभक्त क्या होता है हम जानते हैं, हम जानते हैं। सावरकर माफ करेंगे, पर सावरकर और गोडसे की बात करने वाले लोग देशभक्त कब से हो गए? 2 और गेस्ट हैं, देशभक्ति क्या होती है? 2 और गेस्ट हैं, 2 और गेस्ट हैं, 2 और गेस्ट हैं। अभी से डिबेट में नहीं जाना है। आप कोई जगह नहीं है, माफ करेंगे, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये सावरकर और गोडसे की बात करने वाले लोग देश की बात सिखाएंगे। 2 गेस्ट और है हमारे साथ, अली अब्बास काज़मी, नेता समाजवादी पार्टी के, उनके पास हम चलेंगे। अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मोहम्मद इमरान, सोशल एक्टिविस्ट, बहुत देर से हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट है मोहम्मद इमरान साहब। आपने दोनों ही पक्षों को सुना, आपने पूर्व IB के निदेशक उनको भी सुना, और ऐसे में आपने कुंतल कृष्ण को सुना जो कह रहे थे कि पूरी जो गिरफ्तार, मतलब बैन के बाद ये कहा जा रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि पूरी जो लड़ाई थी ये एक तरफा, मतलब अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक उनको लग रहा है। इसमें अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक आपने पिछली बार एक्सेप्ट किया। आपने कहा कि अगर कोई भी संस्था, किसी भी संगठन का नाम किसी भी टेरर फंडिंग में, आतंकवादी गतिविधि में संलिप्तता पाई जाती है, देश की सुरक्षा का मामला अगर सामने आता है तो उसे बैन किया जाना चाहिए। देखिए मैम, आप जहाँ तक कि देश की नीतियों की बात है तो बैन तो होना चाहिए। अगर देश के लिए खतरा है तो ऐसी पार्टियों को तो बैन कर दीजिए। मैं कहता हूँ 5 साल के लिए क्यों बैन किया आपने? आप इनको पूरी तरह से खत्म करिए, पहली चीज तो। लेकिन मैं भाजपा के जो वरिष्ठ नेता जो बैठे हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे कि कांग्रेस के नेता ने कहा कि देशद्रोही और देशभक्त की परिभाषा ये बड़ी जल्दी सिखा देते हैं हिंदुस्तानियों को, हम लोगों को, कि साहब ये हैं देशभक्त और बाकी जितने लोग हैं जो इनको समर्थन नहीं करते वो सारे के सारे देशद्रोही हैं। मेरा इनसे एक सवाल है कि क्या PFI के अंदर जितने भी मुस्लिम लोग थे, क्या इसलिए उसको बैन किया गया? क्या वापस हाईलाइट होने के लिए सबसे अच्छा मुद्दा मिला उनको हिंदुस्तान के अंदर कि भाई कोई भी फिल्म हिट करानी है, मुसलमानों का साथ पकड़ लीजिए, आप हिट है हिंदुस्तान के अंदर? यही है अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक। इन्होंने ही ये राजनीति ऐसी हिंदुस्तान के अंदर गंदी कर रखी है कि जिससे मुसलमान अपने आप को बैकफुट पे लेके समझता है और किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन से जुड़ता है
तो साहब वो देशद्रोही कहलाने लग जाता है। अच्छा अली मोहम्मद इमरान जी एक बात बताइए, आपने देश की एजेंसियों पे आपको भरोसा है? मैम देखिए, देश की एजेंसी नहीं हो तो हम लोग इतनी सुरक्षा से उतने आराम से कैसे? तो इसका मतलब आप हामी भरते हैं, आपको पता है कि हमारी देश की जो एजेंसियां हैं वो सही काम करेंगे, आपको पता है जी। ऐसे में अगर हमारे देश की तरफ से जो एजेंसियां हैं, ईडी है, एनआई है, अगर वो कहती है कि हम इस तरह के जो संगठन है उसको बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें टेरर फंडिंग में नाम आया है, कई ऐसे बड़ी घटनाएं हैं जिनके होने के पीछे इनका नाम आया है, और आपने दिल्ली की बात आपने देखी होगी, कल भी आपने नेशनल मीडिया में सुना होगा कि दिल्ली में तकरीबन 170 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 8 राज्यों में छापेमारी हुई है। ऐसे में अगर पीएफआई पे बैन लगाया जाता है, पीएफआई पे अगर बैन लगाया जाता है तो इसमें जो विपक्ष है उसको ये नहीं कहना चाहिए कि जो किया गया है वो बहुत सही है और आगे इस तरह की गतिविधि होती है तो उस पर सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन ले, बशर्ते कि राजनीति विपक्ष कर रहा है और ये कह रहा है कि आरएसएस पे बैन क्यों नहीं लगाया गया। तो यहाँ तो लोगों को भड़काने का काम और राजनीति करने का काम तो विपक्ष भी कह रहा है। कि कुंतल साहब से भी ये मेरा सवाल है, आपको मैं बोल नहीं पाई थी, समय नहीं था कुंतल जी, और इधर इमरान जी, पहले इमरान जी के पास, उसके बाद कुंतल जी के पास। और ये अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक कहाँ से हो गया? कार्यवाही तो कार्यवाही है, इसको दूसरी एंगल से क्यों देख रहे हैं आप? अगर आपने अल जजीरा की आपने एक लाइन देखी और इंडिया बैन्स मुस्लिम ग्रुप पीएफआई फॉर इलेक्टोरल लिंक्स, तो उन्होंने जो इंटरनेशनल मीडिया ने जो शो किया उन्होंने यही कहा कि साहब इट्स ए मुस्लिम ग्रुप, तो वो तो इसको हाईलाइट मुस्लिम ग्रुप करके ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मुस्लिम ग्रुप को करके? या तो पीएफआई का नाम है या मीडिया अपने हिसाब से इसको चला रही है, तो उसमें तो भाजपा को फायदा हो रहा है, या मैं कहता हूँ आरएसएस को फायदा, या जितने भी संगठन हैं उनको फायदा हो रहा है, क्योंकि ऐसा हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने 2 बंटवारे कर दिए हैं कि साहब कांग्रेस है तो वो मुसलमानों के साथ है और बीजेपी है तो हिंदुओं के साथ है। पहली बात तो ये इनको देता कौन है ये इजाजत के साहब आप किसी को बांट दे? क्या मुसलमान भाजपा में नहीं जा सकता? क्या हिंदू जो लोग हैं, मोहन भागवत जी आए थे यहाँ मदरसे में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए उसका स्वागत किया गया, उलमाओं ने उनका स्वागत किया है, लेकिन उसके तो मैसेज ही है ना जो दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैसेज ही, इसको कैसे लेंगे आप? मैसेज के तौर पर लेंगे और क्या लेंगे, कैसे लेंगे बताइए आप? देखिए पॉजिटिवनेस तो ली जाती है मैम, अगर आप मुझसे बहुसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक, हवाई बातें। कुंतल कृष्ण जी आपकी बातें मैं सुन रही थी, आपको बीच में टोकना मैंने मुनासिब नहीं समझा, मैंने सोचा आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। आप बताइए, आप राजनीति नहीं कर रहे, मुस्लिम वर्सेस बहुसंख्यक कहां से हो गया जी? देश की सत्ता पे काबिज लोग जो पद और गोपनीयता की शपथ खा रहे हैं वो लोग ये बात कर रहे हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, माफ करेंगी। भारत सरकार के जिम्मेदार मंत्री आपने एक बार कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जो स्टेटमेंट दिया वो गलत है। प्रीति जी मेरी आपने एक बार भी कहा वो कह रहे हैं कि आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए। बोलिए, मैंने आपको बना के घुमा रहे हैं। हर तरीके का टेरर बैन होना चाहिए, और जो लोग यहाँ बैठ करके देशभक्ति की बात कर रहे हैं उनको संगठन के नेता के साथ समर्थन में खड़ा होते हैं, वो क्या बोलेंगे? हमें सीखेंगे नहीं। संतोष रंजन राय जी, हम सब देशभक्त हैं और देशभक्ति का परचम और झंडा लेके हर कोई अपने साथ नहीं घूमता, वो अपने काम के साथ देशभक्ति का परचम नहीं। संतोष जी जो गलत है वो गलत है। देशद्रोह, हम लोग कोई भी यहाँ देशद्रोही नहीं है, हम सब देश से प्यार करते हैं। कुंतल कृष्ण भी हमारे साथ हैं, और ऐसे में हम जितना, संतोष रंजन राय जी आप जितना अपने देश से प्यार करते हैं, कुंतल जी भी अपने देश से उतना ही प्यार करते हैं, वो भी भारत के निवासी, उनके लिए भी भारत उतना ही अहम है। इस तरह के शब्द बिल्कुल नहीं बोले जाने चाहिए, जो गलत है वो गलत है। लेकिन ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने जो स्टेटमेंट दिया है, कुंतल जी लालू प्रसाद यादव ने जो स्टेटमेंट दिया है कि आरएसएस पे बैन क्यों नहीं, आरएसएस पे बैन क्यों नहीं, आप बताइए इसमें क्या होना चाहिए? शर्म कीजिए, आप शर्म कीजिए, आप वही लोग हैं, वही लोग हैं, वही संतोष रंजन को और देश की आजादी के पैर पकड़ रहे थे। आप वही लोग हैं जो देश की आजादी के लिए जब ये देश लड़ रहा था तो आप अंग्रेजों के साथ खड़े थे, आप वही लोग हैं। आपसे नहीं चाहिए हमें देश प्रेमी होने का, आप उस लायक नहीं है कि आप हमें सर्टिफिकेट दे सके। माफ करें, आपसे ज्यादा देश प्रेमी है, आपसे ज्यादा देश प्रेमी है। अपना देश प्रेम दिखाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, माफ करें आप, ये देश प्रेम देश के लिए राजनीति का विषय होगा।
ये देश प्रेम और देश आपके लिए राजनीति का विषय होगा, हमारे लिए देश राजनीति का विषय नहीं है। आप माफ करें, आप बड़े क्या बात करेंगे? ठीक है कुंतल जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। कुंतल जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए। कुंतल जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए। यही तो भाजपा कह रहा है कि पीएफआई पे जिस तरीके से एक्शन हुआ है उससे विपक्ष क्यों बिलबिला गया है? क्या वो टेरर के साथ है? क्या वो आतंकवाद के साथ है? सराहना क्यों नहीं होनी चाहिए कि अच्छा है सरकार ने इतना बड़ा अहम फैसला लिया है? लालू प्रसाद यादव के स्टेटमेंट को आपने तो सुना होगा। आप मीडिया के सुर्खियों से सुबह से मुझको लगता है कि आप अपडेट रहते हैं। ऐसे में आपको पता कि उन्होंने कहा कि आरएसएस पे बैन क्यों नहीं? आपको नहीं लगता ये राजनीति, ऐसे समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए? प्रीति जी, लालू प्रसाद यादव जी की बात में आपको देता हूं। अरे राय साहब जरा धीरज रखे, बहुत सवाल देने हैं, अभी आपको बहुत जवाब देने पड़ेंगे, धीरज रखे जरा। लालू प्रसाद यादव की बात में आपको अक्षरता बता देता हूं। उन्होंने कहा कि पीएफआई और आरएसएस जैसे सारे संगठनों पे बैन लगना चाहिए जो धर्म और जाति के आधार पे देश को बांटते हैं, और अगर देश बांटने वाले संगठनों पे बैन लगना चाहिए तो उसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ये नहीं देखने जाना चाहिए। ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। ठीक है संतोष जी, मेरा एक सवाल कुंतल से नहीं संतोष, एक सेकंड, मेरा सवाल कुंतल, क्या आरएसएस की टेरर फंडिंग के साथ संलिप्तता पाई गई है? एनआईए और ईडी तो कह रही है, एक सेकंड, एनआईए और ईडी तो कह रही है कि भाई पीएफआई इसके साथ टेरर फंडिंग की बात आई है, इसके साथ जितनी आतंकवादी गतिविधि है उसके सबूत और साक्ष्य हमारे पास, अगर आरएसएस के पास है तो आप दे दीजिए, अभी दे दीजिए, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दे दीजिए। प्रीति जी ये तो जांच का विषय है। देखिए फिर वही बात है, फिर आप डायरेक्ट कैसे बोल रहे हैं? बार कहते हैं तो आप बोलिए ना, अरे तो इसी पे तो बोलना चाहिए कि जांच का विषय है। भड़का तो आप लोग भी रहे हैं। आप टेरर पे बैन भी लगाते हैं राजनीति और सहूलियत के हिसाब से, आप जांच भी करते हैं राजनीति और सहूलियत के हिसाब से। सवाल तो थोड़े से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके साथ हमारे साथ अली अब्बास साहब समाजवादी पार्टी से। ब्रेक के बाद आपके पास फौरन हाजिर होती हूँ, आपके पास लौटती हूँ और फौरन हाजिर होते हैं इंडिया के सवाल में। ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। इंडिया के सवाल में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा कि हम डिबेट में आगे बढ़ रहे थे, इसीलिए फौरन हम डिबेट में जाएंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय होता नहीं है और गेस्ट अपनी बातों को रख नहीं पाते थे। एक बार जल्दी से अली अब्बास काज़मी, नेता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े, सबसे पहले उनका रिएक्शन लेंगे, उसके बाद आगे डिबेट में बढ़ेंगे। उसके बाद राजेंद्र कुमार, पूर्व निदेशक आईबी से। सर आपके पास मैं आऊँगे सर, 1 मिनट का समय दीजिएगा। आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ नए मेहमान हैं अली अब्बास काज़मी साहब, नेता समाजवादी पार्टी। विपक्ष को क्या प्रॉब्लम हो जाती है अली अब्बास साहब जब इस तरह के संगठनों पर गाज गिरती है? देखिए हमें अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसको प्रॉब्लम है इसमें? अगर इंटरनल सिक्योरिटी पे कोई लालू जी ने कहा है कि आरएसएस को काहे नहीं बैन किया जाता है। हाँ तो हम देखें, उनके प्रवक्ता नहीं है कोई, हम उनके पार्टी से कोई वो नहीं है कि हम उनकी तरफ से बयान दे। लालू जी से पूछिए ये बात तो। लेकिन अगर इंटरनल सिक्योरिटी पे कोई खतरा मंडरा रहा है तो उसके लिए हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन एक तरफा जब कार्रवाई होने लगती है इसी तरह के, अगर और संगठनों पे भी अगर नजर रखी जाए, पीएफआई के निशाने पर अगर प्रधानमंत्री हो तो कार्यवाही तो होनी चाहिए। इसमें एक तरफा दो तरफा की कोई बात नहीं है। नो डाउट के कार्रवाई बिल्कुल हम पक्ष में है, कार्रवाई हो। लेकिन अगर इसी तरह के दूसरे संगठन भी है तो उनको भी देख लिया जाए, उनकी भी गतिविधियां देखें जो देश में जो है नफरत फैला रहे हैं, देश की शांति भंग करने के लिए रात दिन आमादा है। 12 जुलाई सन 2022, इसी साल 12 जुलाई को प्रधानमंत्री जब पटना के दौरे पर थे, पीएफआई एक्टिव था और बहुत बड़ी उनसे पीएफआई के लोगों से चूक हो गई थी, वरना बहुत साजिशन किया गया था प्रधानमंत्री के लिए। आपको याद होगा, आपने टीवी देखा होगा उस दिन। ये तो सरकार की एजेंसियों की चूक है कि वो ऐसा क्यों होने दिया। ये तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आप इनको पाल पोस के बड़ा करते हैं। आपने कहा एक तरफा है, एक तरफा कैसे है साहब? मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी, एक तरफा आपने कैसे बताया कि एक तरफा कार्यवाही? एक तरफा ये है कि एक संगठन को आज आपने कर दिया, चलिए बैन कर दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन आप उन लोगों को नहीं देख रहे कि जो देश में नफरत फैला रहे,
जो जहर फैला रहे हैं देश तो में, वो संगठन है हिंदू जो जहर मुसलमान फैला कर रहे हैं। अली अब्बास साहब वो हिंदू जहर मुसलमान कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका भी तो थोड़ा सा इलाज करिए। अच्छा, आपका कहना है कि जो हिंदू मुसलमान फैला रहे, कौन फैला रहा है ये सब आप जग जाहिर है, आपको हमसे ज्यादा पता है। मैम ऐसे फैला कौन रहा है, आप बता दीजिए, आपने नाम लिया है। अभी चैनल पे ही, आपके चैनल पे ही उत्तेजना में इस तरह से हो रहा है। भाई देखिए, देश भक्ति का हमें प्रमाण जो है दूसरे लोगों से नहीं चाहिए। हम देशभक्त हैं और हमारी देशभक्ति पे कभी सवाल उठा ही नहीं। ठीक है, आप संतोष जी को कह रहे हैं कि हमारी देशभक्ति पे अगर आप अगर भाजपा के नहीं है तो आपकी देशभक्ति पर प्रश्न नहीं उठना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? संतोष जी के पास मैं आती हूँ। हमारे साथ राजेंद्र कुमार, पूर्व निदेशक आईबी के हैं। सर, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, अपनी बात कहिए सर। देखिए, मैं 2-3 चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था आपको। सबसे पहली तो चीज मैं बता दूं कि कानून में देशद्रोह हो सकता है, देशभक्ति की कोई कानून में वो नहीं है। ना कानून में अगर कोई देशभक्त है या नहीं है, ऐसा कोई संविधान में कोई ऐसी धारणा नहीं है। मगर कोई व्यक्ति देशद्रोही है या नहीं है, इसके बारे में कानून है और कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है, और ऐसे ही पीएफआई के ऊपर कार्रवाई। सेकंड चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पीएफआई डज नॉट रिप्रेजेंट इंडियन मुस्लिम्स। और ये जो कांग्रेस के लोग बेवकूफी कर रहे हैं या दूसरी अपोजिशन पार्टियों के लोग मूर्खता कर रहे हैं, तो पीएफआई को मुस्लिम्स के साथ जोड़ करके ये बहुत ही, मैं तो ये कहूंगा, वो अपने पैरों पे कुहाड़ी मार रहे हैं। वो सारे मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। भाई, मुसलमानों में 99% लोग, पहली बात तो यह पीएफआई का समर्थक ही नहीं है। ऐसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है मुस्लिम्स की भी जो पीएफआई को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। पीएफआई जो है एक स्पेशल किस्म का ग्रुप है। इसकी लिंकेज हिस्ट्री में जाए तो जमायत इस्लामी इसका जो है मदर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सेकंड ऑर्गेनाइजेशन सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन थर्ड, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सिमी ऑफ इंडिया, सिमी ऑफ पाकिस्तान, सिमी ऑफ नेपाल, ये सारी, सिमी ऑफ बांग्लादेश, ये सारी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इनका मोटो क्या है कि सारी दुनिया में इस्लाम को स्थापित करना, सब लोगों को मुसलमान बनाना। ये जो आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है सर, उससे भी बड़ी बात ये है कि जब पीएफआई के निशाने पर खुद प्रधानमंत्री हो तो कार्रवाई तो जायज है ना। इसलिए एक तरफा, दो तरफा और तीन तरफा बताने की तो जरूरत ही नहीं है। मैं कह रही हूँ, आप जो कह रहे हैं सर जायज है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर निशाने पर प्रधानमंत्री हो, हमारे देश के सर्वे सर्वा हो, प्रधानमंत्री हो, अगर निशाने पर प्रधानमंत्री हैं तो कार्यवाही जायज है, चाहे वो कोई भी संगठन हो। तो बेसिकली तो ये है कि आप ये देखिए कि कौन किसकी कार्रवाई क्या है। अब ये पीएफआई जो है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है आप देखिए तो सही। आइडियोलॉजी में मैं कहता हूँ आरएसएस भी इक्वली बुरा ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट के लिए अगर हम मान लें पीएफआई की आइडियोलॉजी क्या है और आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है। आरएसएस क्या कहता है कि सारे दुनिया के मुसलमानों को खत्म करके हिंदू बना दो। मुझे तो आज तक नहीं पता लगा क्योंकि हिंदू धर्म में तो धर्म परिवर्तन की कंसेप्ट ही नहीं है। किसी भी चीज की कंसेप्ट, हिंदू धर्म कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इनफैक्ट हिंदू को हिंदू नाम का धर्म भी नहीं है असलियत में। हम सब लोग जो ऑर्गेनाइज्ड धर्मों से बिलोंग नहीं करते, वो सब लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, वो सब लोग जो हैं हिंदू कहलाते हैं। बाकी हिंदू नाम का धर्म ही नहीं है हिंदुस्तान में। इनको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। 5 साल के बैन पे मैं आप बात करना चाहूंगी कि 5 साल से ज्यादा हो सकता था, लेकिन उससे पहले संतोष रंजन राय हाथ उठा रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं। संतोष जी अपनी बात रखिए। अभी सपा के नेता अली अब्बास जी बोल रहे थे, हम बड़ी तन्मयता से उनकी बात सुन रहे थे। आपको कभी हमने कटघरे में नहीं खड़ा किया है। आप जब देश बट रहा था तो आप मादरे वतन की सेवा के लिए आप इस देश में रहना पसंद किए। आपका स्वागत है। आपके कहीं भी देश भक्ति पर कहीं कोई संशय नहीं है, लेकिन हमारा मानना है फिर आप बिलबिलाने क्यों लगते हैं। पीएफआई जैसे संगठनों पर जब बैन लगता हो तो आप बिलबिलाइए मत। आप भी समर्थन में खड़े होइए, बड़े दिल के साथ भारत के लिए जुड़िए। भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा की मजबूती के लिए यह कदम है। और मैं कहना चाहूंगा, देश जब बटा था तो धर्म के आधार पर बटा था, फिर भी आप इस देश को अपनाए तो आपका स्वागत है। इसलिए अपने ऊपर आप क्यों हमेशा
अपने ऊपर ले लेते हैं कि आपको कटघरे में हम खड़ा कर रहे हैं, लेकिन राजनीति कभी मत कीजिए कि देश अल्पसंख्यकवाद की ओर ले जा रहे हैं, बहुसंख्यकवाद की ओर ले जा रहे हैं। कभी भी हम अपने आपको कटघरे में हम लोग नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन देश जो द्रोही हैं उसको कभी माफ नहीं करेगा। और नरेंद्र मोदी का देश है, आज देशद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं है इस देश में। पहले प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं अपने भाजपा के साथी का ये संशय मिटा देना चाहता हूं कि आप उस लायक नहीं है कि आप किसी को कटघरे में खड़ा कर सके, वो भी अगर बात देश की आती है तो। क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी क्या है वो हम सब जानते हैं और दुनिया जानती है। दूसरी बात हमारा विरोध इस बात पे है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो आपके साथ नहीं है वो देशद्रोही है। आप कैसे कह सकते हैं? किसने आपको ये अधिकार दिया? किसने आपको ये अधिकार दिया? आप क्यों इस बात को भूल जाते हैं कि आप वो लोग हैं जो अंग्रेजों ज्ञान देना बंद कर दीजिए। कुर्सी खिसक गई है, जमीन खत्म हो गया है आपका। आप पूरे जोर से कहीं भी अब नहीं रह गए। क्यों इस बात को भूल जाते हैं? भारत छोड़ते चल रहे हैं और आपका कांग्रेस टूटता जा रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? दिलाना पड़ता है और आप इस बात को भूलने का नाटक करते हैं और आप देंगे सबूत, और आप देंगे सर्टिफिकेट कि कौन देश प्रेमी है, कौन देश नहीं है। आप देंगे जो इस देश के खिलाफ खड़े थे जब ये देश आजादी के लिए लड़ रहा था। आप अंग्रेजों के पैरों में गिरे पड़े थे, आप अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे और आज आपकी सोच है इस देश को टुकड़े करने की, इस देश से संविधान खत्म करने की। ऐसी सोच के साथ आप हमें सर्टिफिकेट देंगे, आप सर्टिफिकेट देंगे। आप इस सोच के साथ रहते रहेंगे कि जो आपके साथ रही है वो देशद्रोही है। हमारी ये सोच नहीं है। हमारे लिए देश राजनीति से ऊपर है, हमारे लिए देश राजनीति से ऊपर है। राजनीति करना छोड़िए देश के विषय में। आप देश को राजनीति का विषय न बनाए, आप देश को राजनीति का विषय न बनाए। आपके लिए राजनीति सब कुछ हो गया है, हमारे लिए ठीक है। आप दोनों एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आप दोनों अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन राजनीति की बात आ रही है तो कृष्ण कुंतल जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्यों आपने राजद के मुखिया जो हैं लालू प्रसाद यादव, वो राजनीति फिर क्यों कर रहे हैं? विपक्ष वाले राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि पीएफआई बैन हुआ तो आरएसएस बैन होना चाहिए? आप राजनीति की बात, अब आप राजनीति की बात नहीं कुंतल साहब, अब आप जब राजनीति की बात कर रहे हैं तो राजनीति की बात कीजिएगा। बिल्कुल राजनीति की बात करूंगा। मैंने आपको प्रॉपर मौका दिया बोलने का, अपनी बात रखने का। आपने प्रीति जी एक सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के ऊपर अगर किसी भी संस्था के कारण कोई भी संशय पैदा होता है तो अगर सरकार उसको बैन करती है तो उसका स्वागत क्यों नहीं? हम सरकार के हर उस कदम का स्वागत करते हैं जो इस देश की सुरक्षा से निहित है। हम सरकार के हर उस कदम के साथ खड़े हैं। कृपया रुक जाइए संतोष जी, रुक जाइए संतोष जी, इतना धीर मत होइए। अरे संतोष जी रुक जाइए, संतोष जी रुक जाइए, अरे रुक जाइए संतोष जी, बोलने दीजिए। परंतु मुश्किल क्या है प्रीति जी कि जब देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों पे भी राजनीति होने लगती है तब इस देश के नागरिक होने के नाते हमें सवाल उठाना पड़ता है। एक सवाल संतोष जी मैं पूछ लेती हूँ, एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ। आपको 12 जून याद होगा, पटना में दौरा था प्रधानमंत्री का? बिल्कुल। उसके जस्ट एक दिन के बाद हमारी जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने छापेमारी की। उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि प्रधानमंत्री के ऊपर ये टारगेट किए हुए थे, प्रधानमंत्री के ऊपर खतरा था जो कि टल गया। लेकिन टारगेट कौन था तो पता चला, आपको याद होगा फुलवारी शरीफ और कहां छापेमारी की गई थी। उसके बाद लगातार पीएफआई के कनेक्शन वहां से निकल के सामने आए थे। आपको नहीं लगता वहां से जो लोग गिरफ्तार हुए होंगे उसके बाद पूछताछ के बाद लगातार जो ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है जो दिल्ली तक आ पहुंची, शाहीन बाग और साथ ही तमाम वो जगह जहां से पीएफआई के लोगों को पकड़ा गया, अगर लिंक जुड़ रहा है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उसके बाद एक ठोस सबूत के साथ अगर बैन किया जा रहा है तो इसमें राजनीति की जगह वैसे भी नहीं बचती है। लेकिन ये कह देना कि आपने इस फला संगठन को बैन किया है तो आप आरएसएस को बंद करेंगे, ये कैसे? आपने स्टार्टिंग में कहा अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक। अरे कहाँ से बहुसंख्यक? अगर हमारे देश में अभी कोई ऐसा भगवान न कहे कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है उसका जिम्मेदार बहुसंख्यक होगा, अल्पसंख्यक होगा, कौन होगा? ये देश के मुखिया होंगे, ये हमारा देश खुद होगा। आतंक को बैन करे भारत सरकार की। अगर देश में कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है तो कौन होगा उसका? और इसकी शुरुआत हो गई है सरकार के मंत्री इमरान साहब
कहना चाहते हैं इमरान सभी इमरान साथ नहीं रहे हैं इमरान लोग। मोहम्मद ये इमरान उठाता है मोहम्मद इमरान सवाल उठाता है। भारत मोहम्मद सरकार इमरान। के मंत्री बात करते हैं हाँ, बोलिए मैम। बोलिए, अपनी बात रखिए। देखिए, पहली बात तो ये जो राजनीतिक जो अपने जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं कांग्रेस के और बीजेपी के, इनको ये एक तो कहते हैं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। मेरा एक बात दिमाग में आई कि पहली बात तो ये होते कौन है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात करने वाले। हिंदुस्तान का नागरिक, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या किसी भी अदर कास्ट का हो, वो हिंदुस्तान का नागरिक है, उसको आप बांटिए मत, पहली चीज। दूसरी चीज, भाजपा के नेता ये नहीं कहें कि साहब पैरामीटर्स पे बांट रहे हैं कि हमारी देशभक्ति ज्यादा है, इनकी देशभक्ति कम है। यहाँ पर कोई मुद्दा ही नहीं है कि आप किसी का पैरामीटर के ऊपर नापे, स्केल के ऊपर नापे। कभी नहीं कटघरे में करा किया है। हमने तो कहा कि आप श्रेष्ठ हैं कि आप जब जिस समय धर्म के आधार पर देश बट रहा था तो अपने भारत की बात की सेवा देखिए, देश बढ़ क्यों रहा था, देश बढ़ क्यों रहा था। आप तो अपनी बात से पलटने के लिए जाने जाते हैं, अभी बोल के पलट रहे हैं। अरे साहब, आपकी बात आप तो बोल रहे हैं। हर एक, देखिए मैडम, हर एक वो पार्टी, हर एक वो संगठन बैन होना चाहिए जो हिंदुस्तान के अंदर अशांति फैलाता है। चाहे आज पीएफआई की आप बात करें, पीएफआई ने जो भी अगर वो आर्थिक जो खतरा था देश को, उनको बैन किया गया, इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी और संगठन, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या हिंदू संगठन है या आपके आरएसएस जो है, ये लोग क्या देशभक्ति की बात करते हैं? क्या इनके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इनको बैन नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को? लेकिन इनके ऊपर कभी जांच नहीं होती। कब हमने बम विस्फोट कर दिया, कब हमने आत्मघाती दस्ता बना अजी सर, जांच ही नहीं हो पाती ना, जांच क्या करवाते आप? स्वागत करिए ना, इस बात का स्वागत करिए, जांच करवाइए। आप कभी स्वागत करवाएंगे नहीं, आपको तो बांटना आता है, आपको तो हिंदुस्तान को बांटना आता है, हिंदुस्तान को बांटना ही जानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो साथी हैं वो भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आरएसएस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि जब बात आरएसएस की हो रही है तो सीधे अपने ऊपर ले रहे हैं। क्या वो सिर्फ अपने सीधे अपने ऊपर ले रहे हैं? क्या भाजपा और आरएसएस में कोई अंतर नहीं है? क्या भाजपा और आरएसएस में कोई अंतर नहीं है? हमने तो सिर्फ एक सवाल उठाया है कि कोई भी आतंक हो उसकी जांच होनी चाहिए, कोई भी आतंक हो, और हमारे एकदम होनी चाहिए। हम आपके साथ हैं, लेकिन यह मत कहिए तो बात जब आरएसएस की उठ रही है तो ये अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? मेरी जानकारी में तो भाजपा के प्रवक्ता है, देश में कोई जगह मेरी जितनी जानकारी आपके माध्यम से हुई है, ये हमारे मित्र तो भाजपा के प्रवक्ता है। तो आरएसएस पे जब बात उठ रही है तो ये अपने ऊपर बात लेके क्यों बात कर रहे हैं भाई? नहीं, अगर हमने तो ये कहा है, आप कौन होते हैं देश की बात करने वाले साहब? आप कौन होते हैं? अली अब्बास काज़मी साहब, आप ये कह रहे हैं अली अब्बास काज़मी, आरएसएस अली अब्बास काज़मी, अली अब्बास काज़मी, आपका ये कहना है कि आरएसएस ही देश है? अली अब्बास काज़मी, शर्म आनी चाहिए आपको बात कहने से पहले। अली अब्बास काज़मी, सवाल बताइए। नहीं, आपने कहा कि एक तरफा जब चाबुक चलता है तो बुरा लगता है। आप कह रहे हैं एक तरफा कार्यवाही हुई है, उन लोगों पर कार्यवाही नहीं हुई है जो हिंदू मुसलमान करते हैं। करता कौन है, इसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। नहीं, सरकार को करना चाहिए भाई, ये काम सरकार का है, ये बीजेपी का काम नहीं जो है। स्वागत योग्य काम है उसमें तो स्वागत किया जाना चाहिए ना। बीजेपी के जो माननीय और प्रवक्ता है, देश में अगर कोई बड़ी घटना घट जाए, वही सरकार जवाबदेह कौन होगा? चला रहे हैं। क्या अल्पसंख्यक जवाबदेह होगा, बहुसंख्यक जवाबदेह होगा, जिनकी जान नहीं जाएंगी चली जाएंगी सरकार जवाबदेह होगा? बताइए पहले। वो भी आतंकवादियों से कम नहीं है। कौन देश में जहर फैलाते हैं, हाँ, वो भी जो है उनकी भी खैर खबर लेनी चाहिए सरकार को। उनके ऊपर फैला रहा है? मैं तब से जानने की अरे एक सबूत दे दीजिए ना। आपको रोका है किसी ने क्या? टीवी पर बैठ के बोलने से नहीं होगा, सबूत के साथ है ये। और हमारे पास जो भारत सरकार के पास सबूत है कि ये आईएसआई से समर्थित है पीएफआई, ये फॉरेन फंडिंग से चलता है, इसके अकाउंट में बाहर से पैसे आते हैं। बात समझ में नहीं आई। आईएसआई से समर्थित संगठन पे 5 साल का बैन मात्र। 5 साल बाद क्या इस संगठन के आईएसआई चलने खत्म हो जाएंगे? भारत सरकार क्या ये कह रही है कि 5 साल के बाद पीएफआई के आईएसआई चलने खत्म हो जाएंगे? अच्छा, अली अब्बास को बोलने दीजिए। अली अब्बास, कुंतल जी थोड़ा अली अब्बास को बोलने दीजिए, थोड़ा अली अब्बास को बोलने दीजिए। अली अब्बास काज़मी साहब को भी बोलने दीजिए। ने भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसे लोगों पे बैन के लिए कहा था। आप लोग कहां से बुला लेते हैं ऐसे लोगों को?
आप बोलिए ना सर, आप अपनी बात रखिए, बोलिए। सड़क छाप लोगों को, अब उन्होंने भी तो सड़क छाप बताया। अरे अपनी बात रखिए सर प्लीज। तो आप ये देखिए कि किस तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे अकेले ठेकेदार यही हो देश के, सारे जो है वो सब देशद्रोही होगा, ये अकेले बैठे हुए देशभक्त। कौन देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या यहाँ बैठ के? नहीं, आप देशद्रोहियों का जो समर्थन करेगा वो देशद्रोही होगा। आप दे रहे हैं प्रीति जी इन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए अच्छी बात करने के लिए। मेरा भी ऑब्जेक्शन है, इन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए आपके चैनल पे इस तरह की बात करने के लिए। देशद्रोही का सर्टिफिकेट आप नहीं दे, माफ करेंगी प्रीति जी, इन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। मैंने तो पहले ही आपका स्वागत किया कि आप इस देश के सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन सब चीजों को वोट की राजनीति से मत देखिए। स्वागत करने के बाद आप देशद्रोही का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। स्वागत करने से ये नहीं हो जाएगा कि आपको सर्टिफिकेट देने का अधिकार हो जाएगा। राजेंद्र कुमार पूर्व निदेशक IB, राजेंद्र कुमार पूर्व निदेशक IB, आप सब राजनीतिक बातें कर रहे हैं सर, देश के बारे में कोई नहीं बात कर रहा। आप में से किसी एक आदमी ने ये नहीं कहा कि अच्छा हुआ ये किया गया, स्वागत योग्य, आप सब कह रहे हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं कि RSS क्यों नहीं बैन। किसी ने ये नहीं कहा कि अगर आगे जाके देश में कोई बड़ी घटना घट जाती है उसकी जिम्मेदार कौन होता, जवाबदेह कौन होता? राजेंद्र कुमार साहब, सर राजनीति अपनी जगह आप तब से देख रहे हैं, पैनल के जितने लोग हैं अपनी अपनी राजनीति किए जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैं तो ये कहूंगा कि इस पैनल में जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को टेररिज्म का भी पता भी नहीं है कि टेररिज्म क्या होता है, देश की सुरक्षा क्या होती है। देखिए ये बहुत जरूरी था, बहुत पहले कर देना चाहिए। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे भी ये रिपोर्टें थी। आप DG कॉन्फ्रेंस की मिनट्स निकाल के देख लिए, साल दर साल इन्हीं की गवर्नमेंट के, कांग्रेस गवर्नमेंट के, UPA गवर्नमेंट के टाइम में हर साल ये कहा गया कि UPA इज ए डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन, इज इन्वॉल्व्ड इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज एंड शुड बी बैन। Every year it has been there. The proposal has been there. But Congress has also been sleeping. If Congress thinks that PFI is a good organization, which of course they have supported, because in 2012, I think in Kerala Assembly, the resolution was passed by PFI, by CPI, CPM, Left Front and the other front of Congress, that Abdul Madani should be, who is the forefather of PFI, should be released from jail. So अगर ऐसी सरकार है जो ऐसे लोग अपने फैक्ट्स चेक करें, ये गलत बात, ये गलत फैक्ट्स दे रहे हैं, ये गलत फैक्ट्स दे रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा आप अपने फैक्ट्स चेक करें, आप अपने फैक्ट्स चेक करें इस बात को, आप अपने फैक्ट्स चेक करें साहब। आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, आपको फैक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए। आपसे उम्मीद नहीं करते हैं कि आप राजनीतिक बात करें। राजनीतिक बात करने के लिए मेरा एक सवाल है, देश हित में जब भी कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है विपक्ष सही में बिलबिला उठता है, क्यों ऐसा? अभी मैं सवाल पूछने पे मजबूर हूँ। ऐसा नहीं होता है प्रीति जी, आपको मैंने शुरुआत में ही कहा कि PFI अगर सरकार किसी भी तरह के टेरर पे बैन कर रही है तो करना चाहिए, हम उनके साथ हैं। परंतु सवाल ये उठता है कि सरकार जब कह रही है कि ISI जैसे संस्थाओं से इनके लिंक है, तो दूसरी तरफा बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, कौन संख्यक? हम सब देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। सरकार के मंत्रियों ने कहा है, सरकार के मंत्रियों का क्या कहा? सरकार के मंत्रियों ने क्या कहा? आप ठीक है सुन ही लेते, बताइए सरकार के मंत्रियों ने क्या कहा? ये बात आप सुन लीजिए प्रीति जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। इस देश के गृह मंत्री पूर्णिया आए थे, इस देश के गृह मंत्री, उनके वक्तव्य को आप सुन लें। उन्होंने स्पष्ट तौर पे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की परिभाषा बताते हुए अपने मंत्रालय के काम का बखान किया। तो जब सवाल ये उठता है कि कब से आतंकवाद अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हो गया? आतंकवाद आतंक होता है, आतंक सिर्फ और सिर्फ आतंक होता है, आतंक ना अल्पसंख्यक होता है ना बहुसंख्यक होता है। और सरकार को आतंकवाद और आतंक से निपटते समय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो इस देश की सरकार कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मेरा सवाल ये है कि जब आतंक पे प्रहार हो तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात क्यों करती है? साथ साथ कई संगठनों को बैन किया गया, लेकिन आप लोग सिर्फ PFI के लिए आवाज उठा रहे हैं। देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, इसको भी बैन किया गया है।
कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इसको भी बैन किया गया है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, उसको भी। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेशनल विमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, कई ऐसे फ्रंट है जिनको बैन किया गया है। तो ये देश ये सभी नहीं है तभी किया गया ना। जी सर, जी सर बताइए। पीएफआई के साथ रिलेटेड है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनका पीएफआई से बहुत गहरा संबंध है या पीएफआई के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, इसलिए इनको बैन किया गया है। अदरवाइज तो क्या होगा कि पीएफआई का कहेंगे कि हम पीएफआई के नहीं, हम तो इसके कैंपस फ्रंट के हैं। कैंपस फ्रंट वाले कहेंगे कि हम तो ह्यूमन राइट के हैं। तो ये इसलिए जो है एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया। ये सब बड़ा अच्छा किया गया। इनफैक्ट देयर इज वन मोर, देयर आर सम अदर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच शुड बी बैन। आपको प्रीति जी ये पता है कि जमायत इस्लामी जो है वो कश्मीर को अपने संविधान के मुताबिक कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं मानती। उनका कहता है जमायत इस्लामी कश्मीर अलग है। ये जमायत इस्लामी जो है पीएफआई की मदर ऑर्गेनाइजेशन है। आपको ये पता है? इनको तो ये भी नहीं पता होगा जो जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं कि पीएफआई कौन से इस्लाम में कौन से मजहब से, ये कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं। इनमें बहुत ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा। सारे मुस्लिम जो हैं, एक मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुस्लिम जो है उनका पीएफआई से कोई संबंध नहीं है। 99.9% मुस्लिम्स का कोई पीएफआई से संबंध नहीं है। ना उनको पीएफआई से जोड़ के उनको बदनाम किया जाए। और एक और चीज देखिए, जब आप पीएफआई को और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करते हैं तो आप जो है एक आप अनजाने में एक बहुत गलत एजेंडा आप वो कर रहे हैं। यही मैं भी कह रही हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने सर, इसीलिए मैंने भी टोका कुंतल कृष्ण को। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात ही नहीं है। पीएफआई का आदमी तो हिंदू भी हो सकता है। ठीक है कुंतल कृष्ण साहब जवाब दीजिए आप। इस बात के लिए तो आपको इस देश के गृह मंत्री को भी टोकना चाहिए ना। इस बात के लिए राजेंद्र जी मैं आपसे कहूंगा कि आपको ये बात संतोष जी कुंतल जी को बोले दीजिए। एक सेकंड संतोष जी कुंतल जी को बोले कुंतल जी अपनी बात रखिए। देखिए ये बात तो जो राजेंद्र जी कह रहे हैं और आपकी बात दोनों से मैं सहमत हूं, पर हमारा सवाल तो यही है कि देश की सरकार चलाने वाले लोग जब आतंक को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक कहने लगते हैं तो फिर यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित हो जाती है। और आतंक के ऊपर कोई भी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। आतंक है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता। मैं तो यही बात, इसी बात की लड़ाई है। इस देश की सरकार आतंक पे भी कार्रवाई करते समय राजनीति करती है। की बात एक्सेप्ट की आपने कहा कि मैं और राजेंद्र जी सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे में एक बात बताइए, अभी राजेंद्र सर ने कहा है कि पीएफआई के लोग, कौन कह रहा है कि 99% लोग जो पीएफआई में वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम है? वो कह रहे हैं उसमें हिंदू भी शामिल हो सकता है, सिख भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। प्रीति जी आतंक का कोई मजहब नहीं होता है, मैं तो यही कह रहा हूं। पर यही तो सवाल है कि ये सरकार आतंक को मजहबी जामा पहना रही है। ये सरकार सुबह से कह रहे हैं बैठी हुई पार्टी सुबह से भारतीय जनता पार्टी इस आतंक को मजहबी जामा पहना रही है। टारगेट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का मुद्दा है। देश माफ नहीं करेगा। आतंक का कोई धर्म नहीं होता। आतंक का कोई धर्म नहीं होता। आतंक हर प्रकार के आतंक की जांच होनी चाहिए और उन पे बैन होना चाहिए। आतंक का कोई भी हो, भरोसा रखिए। राजेंद्र सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, तमाम जो संगठन जिनके मैंने नाम लिए जिनको बैन किया गया है, देश को तो आपने खतरा कितना बड़ा टला है सर इस वक्त? पीएफआई को बैन करने के बाद इस वक्त देश पे खतरा कितना % टल गया है? मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। सर मैं कह रही हूँ पीएफआई पे इस वक्त फिलहाल पीएफआई के साथ साथ कई उसके सहयोगी संगठन जिन पर बैन लगाया गया है, कितने % की अगर हम बात करें, कितने % तक खतरा भी टल गया? जिस संगठन से हमें इतनी ज्यादा थ्रेटन था, तो उसको हम कैसे इसको मेजर कर सकते हैं? ऐसा है कि ये कहना कि कितने % में खतरे को % में नहीं डाला जा सकता। जो कामयाब हो गया तो वही 100% है। अगर नहीं कामयाब हुआ तो 0 है। तो ये नहीं ये % में, बट ये है कि ये एक बहुत बड़ा अहम स्टेप है। और मैं तो ये कहूँगा इसमें जो है गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट कहीं पे सुन रही है आपके चैनल पे बात को, तो मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सब लोगों को बुलाए, जो भी सही लोग समझे जाते हैं उनको बुलाए, सब पार्टियों के लोगों को, उनको बताया जाए कि क्या पीएफआई का वो है, किस वजह से पीएफआई बैन की गई और क्यों की गई। अभी देखिए ऐसा है
इंडियन मुस्लिम लीग पर ठीक है सर, हमें वाइंड अप करना होगा। दो लोग और हैं, उनसे छोटा छोटा सा रिएक्शन जानना चाहेंगे, संतोष जी और कुंतल कृष्ण जी। एकदम छोटा रखिएगा, शार्प बाइंडिंग करेंगे, एकदम छोटा। कुंतल सबसे पहले। जी प्रीति जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आतंक का मजहब नहीं होता, और सरकार, जब भारत की सरकार इस बात को समझे, अगर उन्होंने कार्रवाई की है आतंक के ऊपर तो उसका स्वागत है, परंतु भारत की सरकार जब आतंक को मजहब में बांट देती है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में बांट देती है, तो फिर वो राजनीति है, और सरकार को आतंकी और आतंक के ऊपर। संतोष रंजन जल्दी से एक लाइनर, वन लाइनर। हम तो कहेंगे कुंतल जी को कि जाते जाते कह दीजिए कि भारत सरकार ने जो कार्रवाई की है वो स्वागत योग्य है, और अपने ऊपर से जो दाग लग रहा है ना उसको धो लीजिए। और हम कहेंगे कि नफरत फैलाने वाले कारोबारियों के साथ मत खड़े होइए, देश के साथ खड़े होइए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और राजेंद्र कुमार जी का स्पेशल थैंक्स, आप हमारे साथ जुड़े। कई ऐसी बड़ी चीजें थी जिसमें आपने हमें गाइड किया, बताया, और बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम हमारे मेहमान हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए, अपनी अपनी बातों को रखा, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से PFI पर 5 साल के फिलहाल बैन लगा है, ये बहुत बड़ी बात है, सराहनीय कार्य है। और ऐसे में राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर बात देश की सुरक्षा की हो, हम सब की सुरक्षा की हो, तो राजनीति नहीं, सबसे पहले कानून, और कानून का चाबुक। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार बना हुआ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।